आज ये हिंदी सामान्य हिंदी का पहला चैप्टर वर्णमाला प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसमें भाषा की परिभाषा है। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। जिस प्रकार हम अपने विचारों को एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं, वो जो माध्यम है वही भाषा कहलाता है। अगली परिभाषा आती है बोली की। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। अगर किसी क्षेत्र को किसी बोली को असीमित क्षेत्र में बोला जाता है तब वह बोली नहीं कहलाती। जब उसे सीमित क्षेत्र में ही बोला जाता है तब वह बोली कहलाती। लिपि वर्णमाला को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। हिंदी वर्णमाला की लिपि देवनागरी है। व्याकरण किसी भाषा का शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना जिस शास्त्र से हम सीखते हैं वह व्याकरण कहलाता है। इसके 3 भेद हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। वर्णमाला की परिभाषा है किसी भाषा के वर्णों का निश्चित क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है, वर्णमाला कहते हैं। वर्ण अक्षर किसे कहते हैं? जिसका विनाश ना हो, अर्थात जिसे तोड़ा ना जा सके, वो वर्ण कहलाता है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। किसी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। अगर सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो वर्ण या अक्षर है। सार्थक इकाई से कोई सार्थक अर्थ निकलता वो शब्द है। अब वर्णों को 2 जगह बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता न ली जाए, यानी जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वो स्वर कहलाते हैं। स्वर में प्रकार हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋ। अब आता है नंबर 2 दीर्घ स्वर। जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगे। अगर ह्रस्व स्वर को बोलने में 1 सेकंड का समय लगता है तो इनमें 2 गुना समय लगेगा। बड़ा आ का अगर आप बड़ विन्यास करेंगे तो छोटा आ प्लस छोटा 2 गुना समय लग गया। बड़ी ई, इसे भी छोटी प्लस छोटी, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ। प्लुत स्वर। जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगे, जैसे ओम, ये प्लुत स्वर है। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों के प्रकार। नंबर 1 अग्र स्वर। ऐसे स्वर जो जीव के अग्र भाग से बोले जाते हैं अग्र स्वर कहलाते हैं। ई, बड़ी, ए, ऐ। मध्य स्वर। ऐसे स्वर जो जीव के मध्य भाग से बोले जाते हैं मध्य स्वर कहलाते हैं। इसमें छोटा। पश्च। ऐसे स्वर जो जीव के पश्च भाग से बोले जाते हैं पश्च स्वर कहलाते हैं। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, अं। अगला आता है अर्ध स्वर। ऐसे व्यंजन स्वर है लेकिन ऐसा व्यंजन जो 2 स्वरों से मिलकर बना होता है अर्ध स्वर कहलाता है। या है अर्ध स्वर है। ई छोटी और छोटा आ मिलाकर के या बनता है। उआ है वो अर्ध स्वर है। छोटा ऊ और आ मिलाकर के उआ बनता है। संधि, मिश्र या संयुक्त स्वर 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं। संयुक्त स्वर वो होते हैं जो 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं, जैसे ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ, औ ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं, जबकि या उआ ये देखने वैसे व्यंजन की श्रेणी में आते हैं लेकिन ये अर्ध स्वर कहलाते हैं क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं। अगला है अयोग बहा अंग। व्यंजन जिन अक्षरों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाए अर्थात स्वतंत्र रूप से ना बोले जाएं वो व्यंजन कहलाते हैं। अब इनके अंदर 5 वर्ण हैं और 5 वर्णों के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। एक वर्ग में 5 व्यंजन आते हैं। 25 जो व्यंजन है वो सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन है या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन है सा, शा, सा, हा। संयुक्त व्यंजन है छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। उच्छेद या द्विगुण व्यंजन है ढा, ड़ा। अब देखो स्पर्श व्यंजन की परिभाषा ये है जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जीभ मुख अवयवों को स्पर्श करती है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में 25 व्यंजन आते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग।
अंतस्थ कौन से हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु जीभ और तालु के मध्य से बाहर आती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ के उदाहरण में या, रा, ला, उ आते हैं। अगली बात आती है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में गर्म वायु मुख से बाहर आती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। बड़ा सा, षटकोण वाला सा, छोटा सा, हा, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे उसमें एक आया था चा, तो ये आधा का प्लस षटकोण वाले सा से मिलकर बनता है। त्रा आया था तो त्रा आधा ता और पूरे रा से मिलकर बनता है। एक ये व्यंजन आया था, इसमें आधा जा, एक आया था आधा बड़ा सा और पूरे रा से मिलकर बनता है, इसीलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। उच्छिप्त व्यंजन, जिन व्यंजनों को जीभ उठाकर बोलना पड़ता है वो उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। अलप प्राण, अब अलप प्राण के बाद अलप प्राण, जिन व्यंजनों को बोलने में अलप प्राण वायु यानी कम वायु का प्रयोग होता है वो अलप प्राण व्यंजन कहलाते हैं। सभी वर्गों के 1, 3, 5, जैसे का वर्ग का का, गा, अणा प्लस अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन वो हैं यानी अलप प्राण में का पहला वर्ग लोगे तो का, गा, अणा प्लस अंतस्थ का मतलब या, रा, ला, व, ये सभी अलप प्राण कहलाते हैं। महाप्राण, जिन व्यंजनों को बोलने में महाप्राण वायु का प्रयोग होता है अर्थात अधिक वायु का प्राण वायु का प्रयोग होता है वो महाप्राण कहलाते हैं। सभी वर्गों के 2, 4, जैसे का वर्ग का खा और घा तथा और प्लस ऊष्म व्यंजन, ये सभी अलप प्राण होते हैं। ऊष्म व्यंजन बड़ा सा, षटकोण वाला सा, छोटा सा, हा। अघोष, जिन व्यंजनों के बोलने में हमारी स्वर तंतुओं में कंपन ना हो अघोष कहलाते हैं। सभी वर्णों के 1, 2, जैसे का वर्ग का का, खा प्लस सा, सा, सा। घोष या सघोष एक चीज़ है, जिन व्यंजनों को बोलने में स्वर तंतुओं में कंपन होता है वो घोष व्यंजन कहलाते हैं। 3, 4, 5 प्लस अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ में आते हैं या, रा, ला, वा। अगला आता है लुंठित या प्रकंपित, जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे। जैसे एक व्यंजन रा होता है, ये लुंठित या प्रकंपित कहलाता है। पार्श्विक व्यंजन, जिसके उच्चारण में वायु जीभ के बगल से निकल जाए उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इससे केवल ला होता है, ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अब अगला आया उच्चारण स्थान। आकोह विसर्जनियाम कंठा, ये बड़ा, छोटा और इसका मतलब हुआ का वर्ग और हा और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है। दूसरा है इचुई सानाम तालु, छोटी बड़ी, इस चा का मतलब चा वर्ग, या और बड़ा सा, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। अगला है रेटो साणाम मूर्धा, रेर टा वर्ग, रा और षटकोण वाला सा, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। लिर तुल सानाम दंता, लिर ता वर्ग, ला और सा का उच्चारण स्थान दंता होता है। उपु पद्यमानियम ओष्ठा, छोटा उ, बड़ा उ और पावरक का उच्चारण स्थान ओष्ठा होता है। एवं गणनम नासिका, अंग, वा, मा, अड़ा, उच्चारण स्थान नासिका होता है। ये नाक तथा मुख से बोले जाते हैं। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है। वा का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ होता है। ड का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है।